Hello students, once again welcome back to the channel. I hope you all are fine. So in this video today we are going to discuss the sample practice paper for periodic assessment 1 exam for class 12 computer science. Now this time most of the school must have started with the PA1 or the unit test 1 exams. So हमने भी यहाँ पे practice paper लिया है एक जिसके अंदर we have covered these chapters, that is Python revision tour, जिसमें first और second part दोनों included है, then your functions chapter and then your file handling chapter. ये 4 chapters हम इस पेपर में कवर कर रहे हैं. तो चलिए ये 20 मार्क्स के पेपर को देखते हैं कि किस तरह से द पैटर्न ऑफ पेपर इज देयर एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ मार्किंग एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. So let us move to the paper. So here we are having the practice paper, along with that the answer key. So our first question is, first of all we should see the timing and the maximum marks. The paper will be of 20 marks, like we have made a paper of 20 marks. The duration for this paper is 1 hour and 2 instructions are there that all the questions are compulsory and the student has to attempt the questions in the correct order. ठीक है. अब यहाँ से सबसे पहले जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, it says which is the correct dictionary declaration. इनमें से कौन सी डिक्शनरी की डिक्लेरेशन करेक्ट है? We are having 4 options. This is a 1 mark question. अब इसमें देखिए, if we see the D1, we have 4 dictionaries, D1, D2, D3 and D4. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, इट स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कर्ली ब्रेसेस, की और वैल्यू के बीच में कॉलन का साइन होता है और हर की वैल्यू पेयर के बीच में कॉमा होता है. जिस भी डिक्शनरी के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है दैट इज द करेक्ट डिक्लेरेशन, अदरवाइज दैट अदर वन इज द इनकरेक्ट डिक्लेरेशन. तो फर्स्ट में देखिए यहाँ पे 2 के बाद इक्वल टू लगा हुआ है, दैट शुड बी कॉलन साइन, सो दिस इज इनकरेक्ट. सेकेंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग ऑल द थिंग्स करेक्ट, बट स्टार्ट जो किया हुआ है वो कर्ली ब्रेसेस के प्लेस पे पैरेंथेसिस से किया हुआ है, तो दिस इज इनकरेक्ट. थर्ड की बात करें तो इसमें सारी चीजें ठीक है, की वैल्यू पेयर के बीच में की वैल्यू पेयर कॉमा से सेपरेटेड भी है, की और वैल्यू के बीच में कॉलन का साइन भी है और कर्ली ब्रेसेस से डिक्शनरी स्टार्ट और एंड भी है. और D4 डिक्शनरी की बात करें तो इसके अंदर जो हमारी वैल्यूज हैं जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इसमें सिंगल या डबल कोट्स नहीं लगी हुई हैं बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग एंड दैट इज रिक्वायर्ड. सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन 4 options, the correct is option number 3, which we have seen here in the answer key. The correct answer is option number 3, the dictionary D3. ठीक है. So this question was a 1 mark. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. Write the statement to print the value 80 from the list. आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट है. It consists of some elements 10, 20, 40, 80, 25 and 55. इस लिस्ट में से हमें 80 जो एलिमेंट है वो प्रिंट कराना है. तो कभी भी लिस्ट में से जब भी हम एक सिंगल एलिमेंट को प्रिंट कराना होता है तो हम क्या करते हैं, वी नीड टू चेक इट्स पोजीशन. तो अगर हम इसकी पोजीशन को यहाँ से चेक करें, सो दिस इज माय पोजीशन 0, दिस इज माय पोजीशन 1, दिस इज माय पोजीशन 2 एंड दिस इज माय पोजीशन 3. तो आपने यहाँ से देखा कि जो 80 है वो कौन सी पोजीशन पे है, दैट इज एट द पोजीशन 3. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, प्रिंट L ऑफ 3. द नेम ऑफ माई लिस्ट इज L हियर, तो हम क्या कहेंगे, प्रिंट L ऑफ 3 in the square brackets. ठीक है. Now we move on to the second part of the question number 2. अब सेकेंड पार्ट के जो हमने 2 पार्ट्स लिए हैं सेकेंड क्वेश्चन के, वो 0.5 मार्क्स के हैं. तो ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क का है. ठीक है. Write the name of the functions required to read and write in the binary files. अगर हमें बाइनरी फाइल में रीडिंग करनी है या राइटिंग करानी है तो हमें कौन से फंक्शंस का यूज करना होगा. तो स्टूडेंट्स जब भी हम बाइनरी फाइल के साथ काम करते हैं और हमें रीड कराना हो तो वी हैव विच फंक्शन, वी हैव द लोड फंक्शन. और जब भी फाइल में डेटा को राइट कराना हो तो हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, डम्प फंक्शन. लोड फंक्शन में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट आती है विच इज द फाइल हैंडल, एंड डम्प फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट आती हैं, जो भी हमारी लिस्ट टपल, डिक्शनरी या स्ट्रिंग होती है उसके अलावा हमारा फाइल हैंडल. तो रीडिंग करने के लिए लोड फंक्शन और राइटिंग करने के लिए डम्प फंक्शन. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 says, what is the order of resolving scope of a name in Python program? Python के प्रोग्राम में names के scope को resolve करने के लिए कौन सा रूल होता है? Explain with a small code and this is of 0.5 marks. थर्ड क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 0.5 मार्क्स, तो ये आपके अगेन 1 मार्क का हो गया. और फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा 1 मार्क का है.
तो हमने इस पेपर में 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, क्वेश्चन इज ऑर्डर ऑफ रिजॉल्विंग स्कोप। तो अगर हम यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिजॉल्विंग स्कोप की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो यहाँ पे ऑर्डर आता है दैट इज LEGB। उस रूल को हम कहते हैं LEGB, दैट इज लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल एंड बिल्डिंग। लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल एंड बिल्डिंग। अब इसको हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी फुल फॉर्म भी लिखी हुई है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए कोड है, स्टेट नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल लिया टाइगर्स जिसकी वैल्यू है 15, फिर हमने कह दिया प्रिंट टाइगर्स। अब सेम नेम का वेरिएबल हमने मेन में बनाया जिसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी विच इज 95। फिर हमने कहा प्रिंट टाइगर्स, फंक्शन को कॉल किया, अगेन प्रिंट टाइगर्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसका नाम भी टाइगर्स है और जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल है उसका नाम भी क्या है, टाइगर्स, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, चेंज्ड है। तो अगर मान लीजिए दोनों नेम सेम है तो पाइथन के इंटरप्रेटर को कैसे पता लगेगा कि अगर टाइगर्स प्रिंट कराना आए तो वो 95 को प्रिंट कराए या 15 को प्रिंट कराए। तो उसके लिए जो रूल है दैट इज LEGB। अगर आप यहाँ से लाइन नंबर्स ले 1 2 3 देन वी हैव 4 5 6 7 4 5 6 एंड 7। तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगी, लाइन नंबर 1 से वो पहुंचेगा 4 पे। 4 पे देखिए टाइगर्स की वैल्यू कितनी है, 95। तो जब 5 पे पहुंचा 4 के बाद उसने कहा प्रिंट टाइगर्स, तो यहाँ से सब क्या आ गया आंसर 95। क्योंकि ये जो टाइगर्स है अभी मेरा कहाँ पे है, ग्लोबल एरिया में है, तो वो सबसे पहले उसे कहाँ चेक करेगा, ग्लोबल एरिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, आई गो टू लाइन नंबर 6। अब 6 से फंक्शन को कॉल किया तो वापस हम कहाँ पहुंचे, लाइन नंबर 1 पे, दैट इज द फंक्शन स्टेट। अब इसके अंदर टाइगर्स की वैल्यू 15 है, इट सेज प्रिंट टाइगर्स, ठीक है। तो सेम वेरिएबल है, बाहर टाइगर्स की वैल्यू 95 थी तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल है, अंदर टाइगर्स की वैल्यू 15 है जो कि एक लोकल वेरिएबल है। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है दैट इज लोकल वेरिएबल और फंक्शन से जो बाहर वेरिएबल होता है दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल को आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब ये स्टेटमेंट आई प्रिंट टाइगर्स, तो सबसे पहले उसे कहाँ चेक करना है, लोकल स्कोप में। तो अगर उसे लोकल स्कोप में यानी कि फंक्शन के अंदर ही उसकी वैल्यू मिल गई, आप चेक करो यहाँ पे लोकल स्कोप में टाइगर्स की वैल्यू मिल गई विच इज 15, तो वो उसे ही प्रिंट कर देगा। अगर उसे यहाँ नहीं मिलती तो मान लीजिए अगर ये फंक्शन किसी और फंक्शन में होता तो वो वहां चेक करता विच इज नोन एज एनक्लोजिंग। और अगर एनक्लोजिंग फंक्शन भी नहीं है या उसमें नहीं मिलती तब वो कहाँ चेक करता, उसे बाहर चेक करता। यानी कि अगर मैं यहाँ से इस टाइगर्स को हटा दूं और इसमें टाइगर्स लिखा हुआ है प्रिंट टाइगर्स फंक्शन के अंदर और अंदर कोई भी टाइगर्स की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो उस केस में मेरा आंसर 95 आता, ठीक है। और अगर इनमें कहीं पे भी नहीं मिल रही तो वो बिल्ट इन वेरिएबल्स में या फंक्शंस में चेक करेगा। पाइथन की जो लाइब्रेरी होती है उसमें कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू होती है, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, ठीक है। अब ये टाइगर्स तो ऐसा वेरिएबल है जो यूजर डिफाइंड है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएबल है जो पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी में है तो उसकी वैल्यू वहां से फेच कर ली जाती है। लेकिन अगर चारों में से किसी में ना मिले तो आपके पास एरर आता है, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिजॉल्विंग स्कोप क्या है, LEGB, लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल और बिल्डिंग। सबसे पहले फंक्शन के अंदर चेक करेगा, वहां नहीं है तो अगर वो फंक्शन किसी और फंक्शन में है वहां चेक करेगा, अदरवाइज फंक्शन के बाहर दैट इज मेन में, और उसमें भी नहीं है तो पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी। कहीं पे भी नहीं मिला तो इट विल शो यू एरर, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट इज व्हिच ऑफ द गिवन आर्गुमेंट्स कैन बी स्किप्ड फ्रॉम अ फंक्शन कॉल। हम फंक्शन कॉल के टाइम पे किस आर्ग्यूमेंट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जिसको हम फंक्शन कॉल से स्किप कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरह की आर्ग्यूमेंट्स होती हैं स्टूडेंट्स, पोजिशनल जिसको हम रिक्वायर्ड भी कहते हैं, फिर होती हैं डिफॉल्ट, और फिर होती है हमारी कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। अगर पोजिशनल और कीवर्ड में नंबर ऑफ जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पैरामीटर से मैच करने चाहिए, लेकिन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द वैलिड आइडेंटिफायर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन 1 मार्क का है जिसमें हमारे पास 4 आइडेंटिफायर्स हैं, इसमें से जो वैलिड है वो आपको बताने हैं। तो देखो आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स होते हैं जो आपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे।
आइडेंटिफायर कितनी भी लेंथ का हो सकता है। इट कैन स्टार्ट विद लेटर और एन अंडरस्कोर। इसको आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते। एंड नो कीवर्ड कैन बी यूज्ड एज द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर। उन रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले को चेक करिए, फोर्थ COL। तो पहला जो कैरेक्टर है दैट इज डिजिट, तो क्या ये वैलिड है? नो, पहला कैरेक्टर हमारा डिजिट नहीं हो सकता। सेकंड पे जाते हैं, क्लास। क्लास हमारी एक कीवर्ड है, इसलिए ये भी हमारी क्या नहीं हो सकती? वैलिड आइडेंटिफायर नहीं हो सकती। थर्ड पे आते हैं, रो 31। अब ये स्टार्ट हो रहा है लेटर से, डिजिट्स फर्स्ट प्लेस पे नहीं हो सकता, लेकिन उसके आगे कहीं पे भी हो सकता है, तो दिस इज फाइन, ये वैलिड है। और अंडरस्कोर अमाउंट, हमने क्या पढ़ा? कोई भी आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से या किसी लेटर से स्टार्ट हो सकता है, सो दैट इज ऑल्सो फाइन। सो वैलिड आइडेंटिफायर इनमें से जो है दैट इज रो 31 एंड अमाउंट, राइट? दिस इज द आंसर। नाउ we move on to the next question, question number 5. Find and write the output of the following code. ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन अभी हमारे स्टूडेंट्स कितने मार्क्स के हुए? 1 मार्क के। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नाउ फॉर नेम इन जयस, रम्या, तरुणा एंड सूरज। अब ये क्या है हमारी? दैट इज आर फॉर लूप, और इसमें हमने क्या लिया हुआ है? एक लिस्ट ली हुई है फॉर नेम्स इन जयस, रम्या, तान्या एंड सूरज। अब हमने कहा प्रिंट नेम। तो सबसे पहले जब हम नेम की बात कर रहे हैं तो फोर लूप में सबसे पहला नेम क्या आया? जयस आया। तो उसने कहा प्रिंट नेम, तो क्या प्रिंट होगा? जयस प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट है, इफ नेम ऑफ 0 इक्वल्स टू टी। अब जो हमारे पास पहला नेम है, यानी कि ये 0 पोजीशन है, दिस इज माई 1 पोजीशन, दिस इज माई 2 पोजीशन एंड दिस इज माई 3 पोजीशन, ठीक है। अब अगर नेम ऑफ 0 इक्वल्स टू टी है, मेरा नेम क्या है? जयस, इसकी 0 पोजीशन, इसकी 0 पोजीशन हमारी कौन सी है? इसकी 0 पोजीशन है जे। क्या इसकी 0 पोजीशन टी के इक्वल है? अगर हमारे किसी भी नेम की 0 पोजीशन टी के इक्वल है तो ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी, यानी कि उसके बाद हम एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देंगे। तो अगर नेम ऑफ 0 इक्वल्स टू टी होता तो हम ब्रेक करते, लेकिन फर्स्ट केस में नेम ऑफ 0 जे है। क्या जे इक्वल टू टी है? नो, द कंडीशन इज फॉल्स, तो हम ब्रेक पे नहीं जाएंगे, हम सीधा कहाँ जाएंगे? एल्स पार्ट पे, और हम क्या प्रिंट कर देंगे? फिनिश्ड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे पहले प्रिंट हुआ नेम जयस एंड देन प्रिंट हुआ फिनिश्ड। फिर हम गए अपने सेकंड नेम पे, दैट इज राम्या। अब इस नेम की 0 पोजीशन आप चेक करिए, विच इज आर। तो आपने सबसे पहले इस नेम को प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले राम्या प्रिंट हो गया। अब चेक किया क्या इसकी 0 पोजीशन टी के इक्वल है? क्या कैपिटल आर टी के इक्वल है? नो, इट इज नॉट इक्वल टू टी। तो ब्रेक को छोड़ के हम कहाँ चले जाएंगे? वी विल गो टू द एल्स पार्ट एंड क्या प्रिंट करेंगे? फिनिश्ड, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट नेम, दैट इज तरुणा। तरुणा फॉर नेम इन दिस, तो तरुणा, उसके बाद है प्रिंट नेम। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? तरुणा। यहाँ पे प्रिंट होगा तरुणा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तरुणा प्रिंट हो गया। और उसके बाद इसने कहा इफ नेम ऑफ 0 इक्वल्स टू टी। अब ये जो तरुणा है इसकी 0 पोजीशन को चेक करो, क्या ये टी के इक्वल है? यस, ये इक्वल है। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लग जाएगी, और जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट लगती है हमारा कंट्रोल उस लूप से बाहर चला जाता है। तो इफ से बाहर चला गया और फोर से बाहर गया, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है प्रिंट गॉट इट। तो लास्ट में क्या आ गया? गॉट इट, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव गॉट द आंसर, राइट। सो इस तरह से हमें अपना आंसर मिला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया? जयस को किया, प्रिंट किया नेम, कंडीशन को चेक किया, फॉल्स है, एल्स में गया, प्रिंट किया, फिनिश्ड। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेम चेक किया, राम्या, राम्या को प्रिंट किया, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स में गया, प्रिंट फिनिश्ड, ठीक है। उसके बाद हम गए तरुणा पे, तरुणा को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, तरुणा एंड हेयर, तरुणा, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ गए? यहाँ पे हम गए और चेक किया नेम ऑफ 0 इक्वल्स टू टी, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो उस केस में ब्रेक आ गया, जैसे ही ब्रेक आया लूप से बाहर आए और लास्ट स्टेटमेंट को प्रिंट कर दिया, विच इज गॉट इट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं? जो पैरामीटर्स हम फंक्शन डेफिनेशन पे पास करते हैं, दे आर नोन एज फॉर्मल पैरामीटर्स। और एक्चुअल पैरामीटर्स वो होते हैं जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे पास किए जाते हैं।
जैसे कि हमने कोड लिखा, इसमें हमने सम नाम से एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने दो पैरामीटर्स लिए a एंड b। अब सम इक्वल्स टू a प्लस b प्रिंट सम n1 10 n2 20 और सम फंक्शन को कॉल किया। तो ये जो a और b है जो हमने फंक्शन डेफिनेशन में लिए, ये हमारे हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। और ये जो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे लिए, कॉलिंग के टाइम पे क्या है, दिस इज वन n1 एंड n2, ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअल पैरामीटर्स। जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं जो कि यहाँ a और b हैं, ये वैल्यू को रिसीव कर रहे हैं क्योंकि n1 की वैल्यू 10 और n2 की वैल्यू 20, ये कॉलिंग के टाइम पे इनके पास गई n1 और n2 के पास, और फिर जब फंक्शन यहाँ से कॉल किया गया उसके बाद यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर्स ने इन वैल्यूज को रिसीव किया। तो फॉर्मल पैरामीटर्स वैल्यूज को रिसीव करते हैं और एक्चुअल पैरामीटर्स क्या करते हैं, पास करते हैं। ये ऊपर पास कर रहे हैं वैल्यूज को, ठीक है। तो एक्चुअल पैरामीटर्स फॉर्मल पैरामीटर्स को वैल्यू पास कर रहे हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स वैल्यू को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। पैरामीटर्स जो होते हैं सिर्फ नेम्स या वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, दैट कैन बी लिटरल्स, दैट कैन बी वेरिएबल्स और दैट कैन बी एक्सप्रेशंस। जो हमारे ये पैरामीटर्स देख रहे हो a और b, ये सिर्फ एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, लेकिन n1 n2 जो यहाँ पे आपने लिखा वो आप वेरिएबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो आप लिटरल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 10, 20। और जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ n1 + 5 और n2 + 7, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन फॉर्मल पैरामीटर्स किस फॉर्म में आएंगे, सिर्फ वेरिएबल्स की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस इन द फॉर्मल एंड द एक्चुअल पैरामीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर देयर ऑल्टरनेटिव नेम्स, इसी का पार्ट है। इनके ऑल्टरनेटिव नेम्स होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। पैरामीटर्स के प्लेस में हम आर्ग्यूमेंट्स भी लिख देते हैं। देन इसका एक कोड लिखना है, तो अभी हमने ये चीज कोड से समझी। हमने सम नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें दो पैरामीटर्स लिए a एंड b। सम इक्वल्स टू a प्लस b प्रिंट सम, ये फंक्शन की बॉडी हो गई, दो स्टेटमेंट्स। फिर हमने मेन में तीन स्टेटमेंट ली, एक वेरिएबल n1 जिसकी वैल्यू 10, n2 जिसकी वैल्यू 20 और सम फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो a और b है वो हमारे क्या है, दीज आर माय फॉर्मल पैरामीटर्स, और जो n1 और n2 है वो क्या है, दीज आर माय एक्चुअल पैरामीटर्स और वी कैन से एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑफ 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 से हमने देखा 2 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 7 भी हमारा 2 मार्क्स का है। तो 4 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क के थे विच इज 4, एंड अभी 3 क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स के हैं विच इज आर 6 मार्क्स। तो 2 + 6, 4 + 6 becomes 10। 7th क्वेश्चन है हमारा फंक्शन से रिलेटेड जिसमें हमें आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, आउटपुट निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है जिस नाम से डेफ डिस्प्ले के नाम से, दिस इज माय फंक्शन है। उसके बाद यहाँ पे हमने s नाम से एक पैरामीटर पास किया है। देन l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ s, m इज एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ से हमारा कंट्रोल कहाँ पहुंचेगा, फंक्शन की बॉडी से। ओके, ये हमारा पार्ट फंक्शन के अंदर है, थोड़ा सा इंडेंटेशन आएगा यहाँ पे, और हमने यहाँ पे फंक्शन को क्या किया है, कॉल किया है। तो मेन जो हमारी s की वैल्यू है वो क्या है, ये 1 है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो पहुंचेगा फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में विच इज दिस वन, एंड ये जो वैल्यू है ये पास किसको की जाएगी, s को। किसको पास की जाएगी, दैट विल बी पास टू s, ठीक है। अब जैसे ये वैल्यू s के पास गई तो s के अंदर क्या आ गया, एग्जाम 20 $21। इट सेज l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ s। तो चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो l की वैल्यू हमारी कितनी हो गई स्टूडेंट्स, दिस इज 10। नाउ m इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ये फॉर लूप हमारा फंक्शन के अंदर ही है, फॉर i इन रेंज 0 to l, यानी कि लूप चला 0 से लेके 10 तक। तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, i की वैल्यू जाएगी 0 से लेके 9 तक। पहली बार हमारी i की वैल्यू किसमें गई है, पहली बार जो हमारी i की वैल्यू है दैट इज 0। अब अगर हम यहाँ से पोजीशन को चेक करें, दिस इज 0 1 2 3 4 5, ये 4 हो गई, 2 ये 5 हो गया, ये डॉलर का साइन 6 and 7 हो गया, और ये जो 21 है वो हमारा क्या हो गया, 8 and 9, ठीक है। इस तरह से दिस इज द पोजीशन नंबर 8 एंड दिस इज द पोजीशन नंबर 9, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले i की पोजीशन है 0, तो इफ s ऑफ i डॉट इज अपर, अब देखो इसमें स्ट्रिंग के फंक्शंस लगाए हुए हैं, कौन कौन सा, इज अपर है, लोअर है, इज अल्फा है, अपर है और इज डिजिट है, ठीक है।
इस अपर चेक करता है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो अपर केस है या नहीं है, ठीक है। लोअर लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अल्फा इज अल्फा चेक करता है कि इफ इट इज अल्फाबेट और नॉट, और अपर अपर केस में कन्वर्ट करता है, और इस डिजिट चेक करता है कि वो जो कैरेक्टर है वो नंबर है या नहीं। तो इसने कहा है इफ एस ऑफ आई डॉट इज अपर, आई की वैल्यू क्या है 0, एस ऑफ 0 इज दिस वन। 0 पोजीशन पे हमारे पास कैपिटल ई है, यस ये कैपिटल लेटर है, तो इसकी जो ये वाला पार्ट है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। एम क्या बन जाएगा, एम प्लस एस ऑफ आई डॉट लोअर, यानी कि इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, एम इज एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस इसका लोअर, यानी कि कैपिटल ई को हमने क्या कर दिया, स्मॉल में कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास, और एम्प्टी स्ट्रिंग में हम कुछ भी ऐड करें वही आ जाएगा, तो वहां से हमारे पास आ गया ई, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इफ के नीचे सारे एलिफ लगे हुए हैं और लास्ट में एल्स है, तो एक कंडीशन ट्रू होने पे दोबारा चेक नहीं करेंगे, लेकिन अगर सारे इफ होते और फिर एल्स होता तो हम एक कंडीशन पे ट्रू होने पे भी बाकी इफ्स को चेक करते। ये हमें ध्यान रखना है, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड इफ एलिफ एल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 0 के बाद 1 पोजीशन। अब 1 पोजीशन पे देखो आपके पास क्या है, x है। इसको भी हमने फर्स्ट कंडीशन से चेक किया, क्या ये अपर केस है, यस है, तो इसको क्या करना है, एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस लोअर केस। यानी अब देखो एम जो है उसके अंदर क्या आ चुका है, ई आ चुका है ऑलरेडी, तो ई में हमने क्या ऐड करना है, स्मॉल एक्स ऐड करना है। तो ई और एक्स मिलके क्या बन गए, ई एक्स, ये बन गए, ठीक है। अब हम 2 पोजीशन पे जाते हैं। 2 पोजीशन पे क्या है, ए है, तो ये भी क्या है, अपर केस में है, तो इसमें क्या ऐड हो गया, ई एक्स के साथ ए ऐड हो गया, तो ए भी आ गया। फिर हम जाते हैं पोजीशन 3 पे, कैपिटल एम है, ये भी इसमें ऐड हो गया, दैट बिकम्स एग्जाम। इतना पार्ट हमारा आ गया, ठीक है। अब हम पहुंचे पोजीशन नंबर 4 पे, विच इज दिस 2। अब हमने सबसे पहले चेक किया क्या इस पोजीशन पे अपर केस कैरेक्टर है, नो, सो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स। दूसरी कंडीशन पे गए, क्या ये अल्फाबेट है, इज अल्फा ट्रू है, नो, ये भी फॉल्स हो गई। फिर हमने देखा क्या ये डिजिट है, यस इट इज अ डिजिट, 2 इज अ डिजिट, तो हमने क्या कहा कि एम में डॉलर साइन ऐड हो जाए। एम में क्या है, एग्जाम ऑलरेडी है, इसमें एक डॉलर साइन ऐड हो गया, ठीक है, हो गया। फिर हम गए पोजीशन नंबर 5 पे, इस पे क्या है 0, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन फॉल्स, क्योंकि ना तो ये अपर केस है ना ये अल्फाबेट है। थर्ड कंडीशन इसके लिए ट्रू हो गई, तो इस केस में भी हमारे पास क्या हो गया, एक डॉलर का साइन और आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डॉलर का साइन, विच इज द पोजीशन नंबर 6। पोजीशन नंबर 6 पे गए, चेक किया क्या ये अपर केस है, नो, क्या ये अल्फाबेट है, नो, क्या ये डिजिट है, नो। अगर तीनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे, विच इज एम प्लस स्टार। तो एम में क्या आ चुका है, एग्जाम डॉलर डॉलर आ चुका है, इसके साथ क्या आ गया, स्टार आ गया। फिर पोजीशन नंबर 7 पे पहुंचे, यहाँ पे भी डॉलर का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी एल्स पार्ट वाली, क्योंकि बाकी सारी तो क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अगेन स्टार, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास आ गया नेक्स्ट इज 2, पोजीशन नंबर 8। तो 2 किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ना तो वो अपर केस है ना वो अल्फाबेट है, बट वो डिजिट है, थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस प्लेस पे क्या लगाना है, डॉलर का साइन, आ गया डॉलर का साइन। एंड सेम इज विद पोजीशन नंबर 9, दैट इज 1, तो ये भी इस डिजिट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके प्लेस पे क्या आ गया, डॉलर का साइन। अब हमने यहाँ देखा कि आई की 0 to 9 वैल्यूज हम कवर अप कर चुके हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमारा ये फोर लूप यहाँ से खत्म हो चुका है। जब फोर लूप खत्म हुआ तो प्रिंट स्टेटमेंट हमारी फंक्शन से बाहर है, दैट इज प्रिंट एम। तो हमने एम के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करा दिया, और हमारी क्या वैल्यू है, दैट इज एग्जाम डॉलर डॉलर स्टार स्टार देन डॉलर डॉलर। तो दिस इज आवर फाइनल आउटपुट ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड देम, ठीक है। आपको इन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी हो तो in the description box there is a link of all the playlists of the chapters, you can go and watch them and clear your concepts related to any topic of this chapters, right? Now we move on to the next topic, that is next question, output निकालना है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है, इंक्रीमेंट, पैरामीटर पास्ड इज n। नाउ दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। हमने कहा n डॉट अपेंड 49 रिटर्न n ऑफ 0 1 2 एंड 3। अब देखिए ये हमारा फंक्शन है, ये 2 लाइन हमारी फंक्शन की बॉडी है,
ठीक है, ये हमारी एल जो है, एल से लेके यहाँ तक ये हमारे मेन का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ के बाद हम कहाँ पहुंचे, सीधा इस लाइन पे पहुंचे। लिस्ट के अंदर क्या है 23, 35, 47। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, पोजीशन ले लेते हैं, दैट इज 0, 1 एंड 2। ये हमने पोजीशंस ले ली। अब एल के अंदर 0, 1, 2 पोजीशन पे नंबर्स हैं 23, 35 एंड 47 रिस्पेक्टिवली। अब हमने कहा m1, m2, m3, m4 इक्वल्स टू इंक्रीमेंट ऑफ l। ये फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये जो l के अंदर वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज किसको पास की जाएंगी, n के पास जाएंगी। यानी कि अब n जो है, n के अंदर भी तीन वैल्यू होगी 23, 35 एंड 47। ठीक है, यहां से जो रिटर्न होके आएगा वो m1, m2, m3, m4 में जाएगा। हम पहुंचे फंक्शन की डेफिनेशन पे, n के अंदर आ गया 23, 35, 47 एट द पोजीशन 0, 1 एंड 2। फिर हमने कहा n डॉट अपेंड 49। तो अभी n के अंदर क्या था, अगर हम बात करें तो n हमारा क्या था, n था 23, 35 एंड 47। जब इसमें 49 अपेंड हुआ तो ये लास्ट में आता है। अपेंड फंक्शन हमेशा क्या करता है, उस नंबर को लास्ट में देता है, तो आ गया 49 इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, रिटर्न n ऑफ 0, n ऑफ 1, n ऑफ 2 एंड n ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस फंक्शन ने चार वैल्यूज को रिटर्न किया, 0, 1, 2, 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, 0 पोजीशन पे वी आर हैविंग 23, 1 पोजीशन पे हमारे पास 35 है, 2 पोजीशन पे 47 है और 3 पोजीशन पे 49 है। तो n ऑफ 0 क्या है 23, देन n ऑफ 1 35, n ऑफ 2 47 एंड n ऑफ 3 49। तो ये फंक्शन ने रिटर्न कर दी चार वैल्यूज। अब ये चार वैल्यूज कहाँ गई, इस लाइन पे आई एंड दे गेट स्टोर्ड इन द 4 वेरिएबल्स m1, m2, m3 एंड m4। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पाइथन पे देखो, अगर मान लीजिए मेरी लिस्ट में मेरे n में एलिमेंट्स हैं 23, 35 एंड 47। ठीक है, अब मैं कह दूं n डॉट अपेंड और यहाँ से हम कर दें 49। तो अगर मैं अब अपने n को चेक करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, दिस 49 इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो 49 आया वो किस फॉर्म में आएगा, दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे n के अंदर जो आया दैट इज m1, m2, m3, m4। ठीक है, तो कैसे आएगा, 23, 35, 47 एंड 49 जो है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से m1 की बात करूँ, ये तो मेरा n है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पूरा मेरा n है। लेकिन अगर मुझे पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो पर्टिकुलर वैल्यू तो मेरी अलग अलग वैल्यू होगी। जैसे कि अगर आप यहाँ से पाइथन पे जाओ और यहाँ से आप चेक करो n ऑफ 0 दैट विल बी माई 23, n ऑफ 1 that will be my 35, n of 2 that will be my 47 and n of 3 that will be my 49 in the form of a list। तो मेरे पास ये वैल्यू इस तरह से रिटर्न होगी। तो m1, m2, m3, m4 अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो m1 में क्या जाएगा, इट विल हैव 23, m2 में जाएगा 35, m3 में जाएगा 47 और m4 में जाएगा 49। फिर इसने कहा प्रिंट l। अब l में क्या प्रिंट होगा, देखो अभी हमने जब फंक्शन को कॉल किया था तो हमने क्या पास किया था, लिस्ट पास की थी। और आपको पता है कि जब भी फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा को पास करते हैं तो जो चेंजेस हमारे फंक्शन के अंदर होते हैं वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन अगर कोई भी लिस्ट हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप को पास करते हैं तो जो चेंजेस फंक्शन के अंदर होते हैं वो बाहर भी होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई नंबर लेते या कुछ और लेते जो कि इम्यूटेबल होता, जैसे कि स्ट्रिंग वगैरह लेते, तो जो चेंजेस फंक्शन के अंदर होते वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे हम लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तो जो चेंजेस फंक्शन के अंदर होंगे वो बाहर भी रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ से इसने चार वैल्यू को रिटर्न किया, n ऑफ 0 इज 23, n ऑफ 1 इज 45, n ऑफ 2 इज 47 एंड n ऑफ 3 आपका 49 आएगा जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा। तो m1, m2, m3, m4 अगर हम लें तो इसके अंदर चार वैल्यूज जाएंगी, 3 नॉर्मल और m4 जाएगा हमारा 49 स्क्वायर ब्रैकेट्स की फॉर्म। ठीक है, लिस्ट की फॉर्म। अब इसने कहा प्रिंट l।
तो ये जो हमारा एल गया था एन के पास गया था, इसी पे चेंजेस हुए थे, तो यही हमारी लिस्ट बनेगी। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर चेंजेस हुए थे कि 49 इसमें अपेंड हुआ था, सो दैट दिस इज एल, ये हमारा एल प्रिंट हुआ। देन है प्रिंट m1 m2 m3 एंड m4, ये आए थे 4 वैल्यूज, ये प्रिंट करानी है। दैट विल बी 23 45 47 एंड 49 जो हमारा आएगा दैट विल बी इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर इसने क्या क्या L of 3 हमारा M4 के इक्वल है। L of 3 क्या है, दिस इज माई L, और ये M1 M2 M3 M4 ये वाले हैं। तो L of 3 क्या है, 0 1 2 3 49 है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। और M4 क्या है, 0 1 सॉरी M1 M2 M3 एंड M4, ये भी 49 है इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। क्या ये दोनों इक्वल हैं, यस, सो द आंसर विल बी ट्रू। ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आउटपुट बनेगा, राइट। चलिए इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेंगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 says write the function to calculate the volume of a box with appropriate default values for its parameter. Your function should have the following input parameters: length of the box, width of the box and height of the box. Now this question is of 2 marks. अब ये क्वेश्चन है फंक्शंस चैप्टर में से कोडिंग का क्वेश्चन। हमें एक बॉक्स की वॉल्यूम निकालनी है जिसमें हमें पैरामीटर्स में कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज लेनी है और हमें इनपुट में 3 चीजें लेनी है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द बॉक्स। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, आपको नेम लेना हो तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो सिंपली आप लिख सकते हैं डेफ बी अंडरस्कोर वॉल्यूम, या सिंपल डेफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। जब भी फंक्शन बनाते हैं तो डेफ कीवर्ड आता है, फिर हमारे फंक्शन का नाम आता है। अब इसने बोला इसमें कुछ आपकी एप्रोप्रिएट डिफॉल्ट वैल्यूज भी होनी चाहिए, तो हमें तो 3 चीजें चाहिए, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो हमने वो पैरामीटर्स में ले ली एल, बी एंड एच की फॉर्म। ठीक है, अगर डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं बोला होता तो नॉर्मल लेते, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यूज बोला है तो हमने एल को एज इट इज रहने दिया, बी की वैल्यू 20 दे दी और हाइट की वैल्यू 30 दे दी। और आपने हमेशा स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि जब भी हम डिफॉल्ट वैल्यूज देते हैं तो जब तक हम राइट साइड वाले वेरिएबल को नहीं देते कोई डिफॉल्ट वैल्यू, हम उसके लेफ्ट साइड वेरिएबल को नहीं दे सकते। जैसे अगर मैं यहाँ पे बी को ना दूं 20 और एल को दे दूं कोई भी वैल्यू, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बी और एच को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, एल को एज इट इज रहने। फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट की, कॉलन का साइन लगाया, फॉर्मूला दिया वॉल्यूम इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, ये फंक्शन की बॉडी की लाइन है, और प्रिंट करा दिया वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेस वॉल्यूम। ठीक है, तो दिस इज माई लाइन नंबर 1, दिस इज माई लाइन नंबर 2, दिस इज माई लाइन नंबर 3। अब इसके बाद जब हम यहाँ पे आए लाइन नंबर 4 पे, 4, 5 एंड 6, ये तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ऐसी हैं जिसमें हमने फंक्शन को कॉल किया। तो सबसे पहले हम लाइन नंबर 1 पे गए, 1 से सीधा कहाँ पहुंचे हम, 4 पे। 4 में फंक्शन को कॉल किया गया। As you can see, the name of the function is b underscore volume, and here also the name is b underscore volume. कितनी वैल्यूज पास की, 3, 5, 4, 3. 5 will go to length, 4 will go to breadth and 3 will go to height. अब देखिए, जब भी हम डिफॉल्ट वैल्यू दें और साथ में हम कॉलिंग के टाइम पे भी उस वेरिएबल की वैल्यू दें तो प्रायोरिटी किसको मिलती है, जो वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे दी जाती है। तो 5 जाएगा लेंथ में, 4 जाएगा ब्रेड्थ में और 3 जाएगा हाइट में। तो वॉल्यूम कैलकुलेट होगी 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। तो यहाँ से हमारी वॉल्यूम आ जाएगी 60। नेक्स्ट लाइन नंबर 5 से जब फंक्शन को कॉल किया गया तो इस टाइम हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज पास की हैं, दैट इज 6 एंड 2। तो 6 विल गो टू लेंथ एंड 2 विल गो टू ब्रेड्थ। अभी हमने पढ़ा था कि कौन सी आर्ग्यूमेंट्स को हम फंक्शन कॉल में स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऊपर तो 3 पैरामीटर्स हैं लेकिन यहाँ पे हमने 2 ही दिए क्योंकि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ले रखी है। तो अगर हमने हाइट की वैल्यू नहीं दी तो ऑटोमेटिकली ये क्या ले लेगा, 30 ले लेगा एंड इट विल कैलकुलेट 6 इंटू 2 इंटू 30, दैट इज 360। ठीक है, देन थर्ड टाइम जब हमने फंक्शन को दोबारा से कॉल किया तो हमने तीनों की वैल्यूज ले ली, लेकिन किस फॉर्म में ली, रीअरेंज कर दिया। पहले ब्रेड्थ की ले ली 5, फिर हाइट की ले ली 4 और फिर लेंथ की ले ली 2। तो ये हमारी कैसी आर्ग्यूमेंट्स है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये क्वेश्चन के अंदर हमने तीनों आर्ग्यूमेंट्स को कवर भी किया और इसका क्वेश्चन भी किया। ये हमारी पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का यूज किया गया और ये हमारी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ से वैसे तो क्या होता है कि जब नाम नहीं होते तो जो पहली वैल्यू है वो पहले वेरिएबल के पास ही जाएगी, लेकिन यहाँ पे ब्रेड्थ की वैल्यू 5 है, हाइट की 4 है और लेंथ की 2 है।
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, 2 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि 40 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन वॉल्यूम निकाली है विद द हेल्प ऑफ द डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन की क्या करनी है, कोडिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 says differentiate between the following. ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। एक है f इक्वल्स टू ओपन डायरी डॉट टी एक्स टी आर, एक है f इक्वल्स टू ओपन डायरी डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स ये आपका टेक्स्ट फाइल का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। फर्स्ट पार्ट 1 मार्क्स, सेकेंड पार्ट 2 मार्क्स। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें जब हमने फाइल को ओपन किया, टेक्स्ट फाइल है डायरी डॉट टी एक्स टी आर, आर स्टैंड्स फॉर रीड मोड, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट मोड एंड ए स्टैंड्स फॉर अपेंड मोड। तो रीड मोड का मतलब है कि फाइल में हम सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते, राइटिंग नहीं कर सकते। और जब मोड चेंज कर दिया डब्ल्यू में, इसका मतलब हम फाइल के अंदर राइटिंग कर सकते हैं, सिर्फ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोड स्पेसिफाई करते हैं कि हम फाइल में किस टाइप का काम कर सकते हैं। अगर आर है तो सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं, डब्ल्यू है तो सिर्फ राइटिंग कर सकते हैं, वो भी फाइल के स्टार्टिंग से, और ए है तो अपेंड कर सकते हैं फाइल के एंड से, यानी कि जो फाइल में कंटेंट है वो एज इट इज रहेगा, उसके आगे से बाकी का कंटेंट राइट होगा। ठीक है, now the second part of this question is write a function in Python to count the number of lines in a text file story.txt which are starting with the alphabet A. हमें इसमें क्या करना है, एक टेक्स्ट फाइल है हमारे पास story.txt, उसमें से वो लाइंस काउंट करनी है जो A से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने इसकी कोडिंग पहले ही कर ली, तो एक बार मैं आपको इसकी कोडिंग दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसकी फाइल पे चलते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास फाइल है विद द नेम story.txt। ठीक है, दैट इज ऑन माई डेस्कटॉप। इसके अंदर कुछ मेरा कंटेंट है, जैसे कि इसमें देखिए, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल एंड हाउ आर यू। तो कितनी ऐसी लाइन है जो ए से स्टार्ट हो रही है, ये वाली है हमारी, वन फर्स्ट दिस लाइन एंड सेकेंड दिस लाइन। तो 2 लाइन आनी चाहिए काउंट में आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ से अपने पाइथन पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोडिंग लिखी हुई है इसकी, एक बार इसको कमेंट बना देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास हमने अपनी फाइल को ओपन किया, f इक्वल्स टू ओपन, और यहाँ पे हमने अपनी फाइल का पाथ लिखा और रीड मोड में इसको ओपन किया। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, लाइंस काउंट करनी है। तो सबसे पहले पूरी फाइल को हमें रीड करना पड़ेगा। हमने क्या कहा, डेटा इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइंस। चलिए मैं यहाँ से इस पार्ट को हटा के दोबारा लिखती हूँ। फाइल को हमने ओपन किया, अब हमने डेटा को रीड करना है, तो हमने कहा डेटा इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइंस। ठीक है, अब जब हम करेंगे प्रिंट डेटा, मान लीजिए मैंने किया यहाँ पे प्रिंट डेटा, तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसे रन करूं तो इट विल गिव मी होल कंटेंट। एक बार इसे हटा देते हैं, जो मेरी फाइल में कंटेंट है वो सारा दे देगा, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब मुझे एक एक लाइन को एक्सेस करके उसका 0th पोजीशन को चेक करना है। तो एक एक लाइन को एक्सेस करने के लिए व्हाट आई विल डू, फॉर लूप लगाएंगे। तो हमने कहा फॉर आई इन डेटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ प्रिंट आई, तो अब देखो मेरे पास क्या आ रहा है, एक एक लाइन आएगी, एक एक लाइन आ गई, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। अब मुझे ये चेक करना है कितनी ऐसी लाइन है जो ए से स्टार्ट हो रही है, कैपिटल ए से। तो हर एक लाइन को एक्सेस करेंगे और पहला कैरेक्टर ए होना चाहिए, और पहले कैरेक्टर की पोजीशन क्या होती है, 0। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, फॉर आई इन डेटा इफ आई ऑफ 0 इक्वल्स टू कैपिटल ए। तो उस केस में हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो काउंट कराने के लिए हमें एक ऊपर वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी वैल्यू हम इनिशियलाइज करेंगे 0, और यहाँ पे कह देंगे काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि जितनी भी ऐसी लाइंस हैं जो कैपिटल ए से स्टार्ट हो रही हैं उसमें हम एक एक ऐड करते जाए। ठीक है, फिर लास्ट में हमने क्या कराना है, प्रिंट नंबर ऑफ लाइंस स्टार्टिंग विथ ए आर। किस में स्टोर है हमारे, किस वेरिएबल में, काउंट वेरिएबल में। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ से क्या किया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, अपने डेटा को चेक कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे कह देते हैं
डेटा को यहाँ प्रिंट भी करा लेते हैं ताकि हमें सामने सामने दिख जाए कि कितनी लाइंस ऐसी हैं जो हमारी ए से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो ये हमारा डेटा आ गया लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग की फॉर्म में, 3 लाइन है इसमें। तो कितनी ऐसी लाइंस हैं जो ए से स्टार्ट हो रही है, एक तो ये लाइन है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, और एक लाइन है एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस फंक्शन को कंप्लीट किया। ठीक है, हमने ये वर्क किया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कोडिंग लिखी है इस क्वेश्चन की, इस तरह से वी हैव रिटन दिस। ठीक है, तो नाउ आवर क्वेश्चन वाज, ठीक है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन। अच्छा, ये चीज हमने किस में लिखनी है, वी नीड टू राइट इट एज अ फंक्शन। तो हम इसे यहाँ पे फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया डेफ रीड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, और यहाँ पे आपने क्या करना है, रीड फंक्शन को कॉल करा देना। अब फंक्शन का नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हो, अकॉर्डिंगली इट विल शो द आउटपुट। ठीक है, सो फंक्शन बनाने के लिए कहा है तो आप फंक्शन के अंदर ले लीजिए, नॉर्मली कहा है तो आप उसे नॉर्मली ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन। अब हम इसे क्या बना देते हैं, कमेंट बना देते हैं। ठीक है, डन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का था। लास्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, राइट द फंक्शंस इन पाइथन टू रीड एंड राइट द स्टूडेंट डेटा, रोल नंबर, नेम एंड क्लास इन द बाइनरी फाइल्स 2.dat। हमें पाइथन में रीड और राइट कराने के लिए फंक्शन लिखना है, किसके लिए, स्टूडेंट का डेटा राइट कराना है और फिर उसे रीड करा के स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। क्या डेटा है, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे इसकी कोडिंग लिखी हुई है, तो यहाँ पे आपके पास इसकी कोडिंग है। ठीक है, अब इसको हमने कैसे किया, एक बार पाइथन पे जाके चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इस कमेंट को हम हटा देते हैं एंड दिस। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमने क्या करना है, बाइनरी फाइल के साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर लेट मी जस्ट डू वन थिंग, इसको इरेज करके दोबारा से लिख, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। सबसे पहले बाइनरी फाइल में डेटा को क्या कराना है, राइट। तो हमने राइट नाम से एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमें स्टूडेंट की 3 डिटेल्स चाहिए, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। तो लूप को चलाते जाएंगे जब तक हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट ना आ जाए। ठीक है, क्या चाहिए, रोल नंबर एंड नेम एंड क्या चाहिए, क्लास। अब क्लास ऐसे लेना ठीक नहीं रहेगा, इट्स अ कीवर्ड, ट्रिपल एस ले लेते हैं। ठीक है, अब रोल नंबर हमारा किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर। तो हमने क्या लिखा, इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर। ठीक है, ये एंटर करा लिया हमने यूजर से। फिर नेम इनपुट कराना है, तो क्या कहेंगे, इनपुट एंटर द नेम। ठीक है, नेम इनपुट करा लिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एंटर द क्लास। क्लास में हम किस फॉर्म में इनपुट करा लेते हैं, इंटीजर फॉर्म, इंट इनपुट एंटर द क्लास। ठीक है, अब तीनों चीजें हमने यहाँ से क्या करा ली, एंटर करा ली। ये कराने के बाद आप क्या करेंगे, नाउ वी नीड टू पुट इट इन अ लिस्ट। तो हमने इसको एक लिस्ट में डाल दिया, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर एक एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, किस नाम से, रेक के नाम से। ठीक है, क्योंकि ये डेटा हम फिर किस में ऐड कराएंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट में। अब हमने कहा रेक डॉट अपेंड, और किसमें क्या अपेंड कर दे, इसमें एल को अपेंड कर दे। ठीक है, अब इस लूप को किसी टाइम पे तो हमें स्टॉप कराना पड़ेगा, तो यूजर बार बार एंटर करता जाएगा रोल नंबर, नेम और क्लास। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें 2 का रिकॉर्ड लेना है या 3 का लेना है, तो हम यूजर से हर बार पूछेंगे, वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स, तो हम कहेंगे इनपुट वांट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स। तो इस केस में अगर यूजर कहता है नो, इफ ch in, यूजर का जो आंसर है वो स्मॉल ni या कैपिटल Ni, तो उस केस में हमें क्या कराना है, ब्रेक करना है, यानी कि फिर यूजर से हमें और इनपुट नहीं कराना। ठीक है, अब यूजर से इनपुट नहीं कराना मतलब जितना यूजर ने इनपुट दे दिया वही डेटा हमें फाइल के अंदर राइट कराना। और अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि फाइल में डेटा को राइट कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कौन से फंक्शन का, डम फंक्शन का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हाइल लूप खत्म हो गया, इसके बाद आपने लिखना है
pickle, that is the name of my module, dot dump, और यहाँ पे हमने अपने लिस्ट का नाम लिखा दैट इज rec, कॉमा फाइल हैंडल का नाम इज f। ठीक है, ओ हमने फाइल को ओपन नहीं किया यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को ओपन करना पड़ेगा। f इक्वल्स टू ओपन, क्या नेम था हमारी फाइल का, stu डॉट dat। ठीक है, फिर हमने इसको राइट मोड में ओपन करना एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, वी नीड टू राइट इट फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्रू है दैट शुड बी कैपिटल। ठीक है, इट्स अ कीवर्ड दैट शुड बी कैपिटल। अब ये हमने डंप करा दिया यानी कि राइट करा दिया फाइल में, अब हम अपनी फाइल को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, नाउ और अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, राइट फंक्शन को कॉल कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर आप रन करके चेक करो तो ये आपसे क्या पूछेगा, just a second, okay, enter the roll number 1, enter the name suppose Sakshi, then enter the class suppose 12, want to enter more records, yes, roll number 2, name is suppose Preeti and class is suppose 11। अब मुझे और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करने, आई विल से नो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बस इसने स्टॉप कर दिया, आगे आपसे नहीं ले रहा है। ठीक है, नाउ इन दिस केस व्हाट यू वांट टू डू, ये आपने राइट करा दिया, अब यही डेटा आपको रीड करके प्रिंट भी कराना है, तो आप कौन सा फंक्शन बनाएंगे, एक रीड नाम का फंक्शन बनाएंगे जिसमें आप फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इतने पार्ट को ले लेते हैं और यहाँ से इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमने एक रीड नाम का फंक्शन बनाना है, READ रीड। ठीक है, अब रीड करना है तो फाइल को किस मोड में ओपन करेंगे, रीड मोड में। अब रीड करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज करेंगे, लोड फंक्शन। ठीक है, तो सारा डेटा रीड कराना है while true। तो यहाँ से हमने क्या कह दिया, सपोज डेटा इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड। ठीक है, ये हमारा फाइल हैंडल आ गया। ठीक है, तो लोड फंक्शन क्या करता है, हमारे सारे डेटा को रीड करता है। तो हमने क्या करना है, एक एक करके जो भी डेटा है उसे लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट कराना है। तो इसके लिए हमें फॉर लूप चाहिए होगा, फॉर आई इन डेटा प्रिंट आई। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए जब हम ये करते हैं ना तो रन करने पे कई बार हमारे पास रैन आउट ऑफ इनपुट यानी कि एंड ऑफ फाइल का एरर आ जाता है। तो इसलिए हम अपने इस कोड को ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट आई किया और मैं यहाँ से कर दूँ f डॉट क्लोज, तो एंड आई कॉल द रीड फंक्शन। रीड फंक्शन को यहाँ से अगर हम इसे कॉल करें और यहाँ से हम इसे रन करें, सबसे पहले हमने कहा रोल नंबर 1, नेम दे दिया साक्षी एंड क्लास दे दी 12, वांट टू एंटर मोर, यस। रोल नंबर 2, नेम इज प्रीति एंड क्लास इज 11, और एंटर नहीं करना, नो कर दिया। तो इसने यहाँ पे क्या दिया, एंड ऑफ फाइल एरर रैन आउट ऑफ इनपुट। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम इस ब्लॉक को, इस पार्ट को किसमें लिखेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में। ठीक है, ये क्या करता है, जिस पार्ट में हमारा एरर आ रहा है वो ट्राई ब्लॉक उसे हैंडल करेगा, और एक्सेप्शन क्या करेगा, ट्राई ब्लॉक में वो पार्ट होता है जिसमें एरर आता है और उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक होता है। ठीक है, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को हम क्यों यूज करते हैं, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है दैट आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो एंड चेक आउट देयर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फाइल को हमने क्लोज कहाँ पे करना है, एक्सेप्ट, जहाँ एक्सेप्शन आ जाए वहां हमने उस फाइल को क्या कर देना है, क्लोज। हमने कहा एक्सेप्ट एफ डॉट क्लोज। अब यही जब मैं दोबारा से रन करूंगी तो अब आप देखो कैसे आउटपुट आ रहा है, रोल नंबर 1, नेम इज साक्षी, क्लास इज 12। ठीक है, वांट टू एंटर मोर, यस। रोल नंबर 2, नेम इज प्रीति एंड क्लास इज 11। अब और रिकॉर्ड्स एंटर नहीं करनी, नो कर दिया। अब देखो ये डेटा आ गया, रोल नंबर 1, नेम साक्षी, क्लास 12, रोल नंबर 2, नेम प्रीति, क्लास 11। तो कोई एरर नहीं आ। तो जब भी आपके पास एंड ऑफ फाइल एरर आए या रैन आउट ऑफ इनपुट आए तो हमेशा आप उस कोड को ट्राई ब्लॉक में डाल। ट्राई ब्लॉक में वो कोड जिससे एरर आ सकता है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में जो पार्ट या जो कोडिंग उसको हैंडल करेगी दैट। ठीक है, सो विद दिस हमने जो सारे क्वेश्चंस हैं वो कवर अप कर लिए स्टूडेंट्स, साथ में हमारे क्वेश्चंस हैं और साथ में हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा कोड हमने एज इट इज जब मैंने पहले इसे बनाया था तो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया था। ठीक है, तो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस। एक बार अगर हम यहाँ से अपने पेपर को चेक करें, देखिए ये हमारा पेपर है,
तो इसके अंदर हमारी जो मार्किंग है एक तरह से देख लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, जिसमें हमने पार्ट्स बना के हाफ मार्क्स में भी ले रखा है। 4 मार्क्स आपके ये हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन 2 मार्क्स 6 marks, then sixth question 2 marks 8 marks, seventh question 2 marks 10 marks, then आपका हुआ 8th question 3 marks 13, then 9th question 2 marks 15, 10th question 1 2 3 and 4 5, इसको हम 2 marks का कर देंगे, दैट इज इट विल बिकम टोटल ऑफ 20 marks। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने पेपर को सेट किया, जिसमें हमने आई होप सारे तरह के हमने क्वेश्चंस को लिया, पाइथन रिवीजन टूवर से, फंक्शंस चैप्टर में से, और आपके फाइल हैंडलिंग में से। फाइल हैंडलिंग में से हमेशा कोडिंग का क्वेश्चन आपका आता है, चाहे वो ब्लैंक्स की फॉर्म में आए, चाहे वो आपके कोडिंग के क्वेश्चन में फॉर्म में आए। और फंक्शंस चैप्टर में से जनरली आपके आउटपुट क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी एक बनी हुई है वीडियो, उसके अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें किस तरह से पैटर्न आया था। ठीक है, मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। Now, if you have understood the concepts told in this video, you can just share it with your friends, like the video and subscribe the channel for more such updates. And if this video is helpful, you can just like the channel, and I'll meet you in my next video. Till then, have a good day and thank you so much.